एक लगभग 30 साल के आसपास की महिला थी, जो कि विधवा थी, अभी नई उम्र की थी। एक बेटा था लगभग 5-6 साल के आसपास। दोस्तों, एक दिन उनके यहाँ जनगणना करने एक टीचर जाते हैं। दोस्तों, दोपहर का समय था, टीचर को बहुत ज़ोर की प्यास लगी होती है। वो उसके घर पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि 1 गिलास पानी मिलेगा क्या? बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। वो महिला कहती है कि ठीक है, मैं पानी लेकर के आती हूँ, तब तक आप बैठिए। दोस्तों, बैठने के लिए उसके सामने एक टूटी-सी चारपाई ला कर के रख देती है। घर में कुर्सी तक नहीं होती है। किसी तरीके से जो टीचर होते हैं, अपने आप को उस पर सँभालते हुए बिठा बैठ जाते हैं और उसके बाद दोस्तों, घर के अंदर वो प्रवेश करती है और कुछ ढूँढने का प्रयास करने लगती है कि शायद पानी के साथ गुड़, चीनी या बिस्किट कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसके घर में शायद कुछ नहीं था। इधर-उधर बहुत खंगालती है, तो उसको 2 बिस्किट मिलता है। एक प्लेट में 2 बिस्किट और 1 गिलास पानी लेकर के आती है। ये देख कर के जो टीचर थे, थोड़ा उन्हें अटपटा लगा, कितनी गरीब महिला है। उसके बाद दोस्तों, जो टीचर महोदय होते हैं, पानी पीते हैं और जो मकान गणना होता है वो करके जाने लगते हैं। मन ही मन सोचने लगते हैं कितनी गरीब महिला है, इसकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन दोस्तों टीचर आते हैं और उसकी मदद के लिए बहुत सारा सामान लेकर के आते हैं। अब यहीं से शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला, और ये जो सिलसिला होता है धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ कर के अंत में कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत रोचक कहानी है, बहुत सीख देने वाली कहानी है, सामाजिक कहानी है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी कहानी में होता क्या है। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, अभी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था, उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का जिला जालौन के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव लगता है, जिस गाँव का नाम होता है घूरनपुर। यहीं पर रहने वाली एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 28-30 साल के आसपास रही होगी, नाम था आशा देवी, जो कि विधवा थी। अभी उम्र बहुत कम थी, जवान थी, लेकिन गरीबी इतनी थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। साबित घर नहीं था, टूटे-फूटे छप्पर की झोपड़ी थी, उसी में गुज़र-बसर दोस्तों कर रही थी। एक बेटा था जो कि 5-6 साल के आसपास का था। पति के जाने के बाद पूरी तरीके से टूट चुकी थी, ना कोई सहारा था, ना कोई उम्मीद बची थी। घर का खर्च कैसे चलता था, सिर्फ़ वही समझती थी। उसके जो सास-ससुर थे, वो भी उसकी मदद नहीं करते थे। मायके वाले भी इतना सक्षम नहीं थे कि उसकी मदद कर सकें, क्योंकि मायके वाले भी बहुत गरीब थे। इसी वजह से उसका विवाह यहाँ हो गया, क्योंकि दहेज नहीं देना पड़ा इसकी शादी में। जैसा कि 22 मई से 16 जून तक जो जनगणना का कार्यक्रम है, वो संचालित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें जितने प्राइमरी के टीचर हैं, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। पहले मकान गणना होगी प्रथम चरण में, और द्वितीय चरण में जनगणना होगी। तो प्रथम चरण की जो मकान गणना होती है, वो चल रही होती है। दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास का समय था। एक व्यक्ति आता है और उन दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। हाथ में एक बैग था, जैसा लग रहा था कोई अधिकारी हो। दोस्तों, उस महिला से सारी जो जानकारी होती है वो पूछने लगता है। महिला सब कुछ बताती है। उसके बाद कहता है कि 1 गिलास पानी मिलेगा क्या? तो आशा देवी कहती है कि हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आशा देवी एक टूटी-सी चारपाई होती है, उसकी तरफ खिसकाती हुई कहती है कि इस पर बैठ जाइए, मैं पानी लेकर के आती हूँ। दोस्तों, अब जो टीचर थे जिनका नाम राहुल था, राहुल बड़ा असमंजस में फँस जाता है कि इस चारपाई पर कैसे बैठूँ? और ये सोचने लगता है कि इस चारपाई पर ये महिला अगर सोती होगी तो कैसे सोती होगी? जगह-जगह से टूटी हुई थी। किसी तरीके से अपने आप को सँभालते हुए बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो जो महिला आशा देवी होती है, अंदर घर के प्रवेश करती है और वहाँ ढूँढने का प्रयास करने लगती है कि शायद घर में कुछ मिल जाए, क्योंकि गर्मी का महीना है। सूखा पानी देने से अच्छा है कि गुड़, चीनी या बिस्किट भी मिल जाए, तो दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, काफ़ी देर तक ढूँढती है, उसको घर में कुछ नहीं मिलता है। सुबह को एक पैकेट बिस्किट लाई थी अपने बेटे के लिए, शायद वो भी खा गया था। बहुत इधर-उधर देखती है तो 2 बिस्किट पड़ा हुआ मिलता है। मन ही मन सोचने लगती है कि ये पड़ा है, इसको कैसे दूँ कि ना दूँ? अगर नहीं दूँगी, खाली पानी देना भी कितना बुरा लगेगा। करीबी ये थी कि दूसरा मँगवा नहीं सकती थी, बहुत परेशान थी। इसी तरीके से उस बिस्कुट को उठाती है और अपने साड़ू के पल्ले से साफ करते हुए प्लेट में रख देती है। हाथ में 1 गिलास पानी लेती है और प्लेट में जो 2 बिस्किट होता है, उसको ला कर के राहुल के सामने रख देती है। राहुल देखता है कि प्लेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें बिस्किट केवल 2 है। वो समझ जाता है कि कहीं न कहीं ये जो महिला है, बहुत बेबस, बहुत लाचार है। इसकी मजबूरी पर हँसना नहीं बल्कि तरस आना चाहिए। वो चुपके से शर्माते हुए जैसे ही एक बिस्किट उठाने का प्रयास करने लगता है, तभी उसका बेटा
खेलते हुए आ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि मम्मी मेरा बिस्किट है, मैं इसको छुपा करके रखा था, यही 2 बचा है, अगर ये भी अंकल खा लेंगे तो मैं क्या खाऊंगा। दोस्तों राहुल बहुत शर्मा जाता है, वो सोचने लगता है कि कितनी गरीबी है इन दोनों की। दोस्तों राहुल वो 2 बिस्किट जो था उठा करके उस बेटे को देता है और कहता है कि बेटा तुम खा लो, मैं ऐसे ही पानी पी लूंगा। आशा देवी जो अपने बच्चे को डांटने लगती है, कहती कि ये गलत बात है, घर आए मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगवा दूंगी। तो वो कहता है कि माँ आज मैं कितने दिन से कह रहा था, लगभग 4-5 दिन बाद तो आज तुम बिस्किट मंगवाई हो और पता नहीं अब दोबारा कब मंगवाओगी। ये बात दोस्तों सुनकर के राहुल अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि ये ऐसी स्थिति इस परिवार की है, एक बच्चा जो बिस्किट खाने के लिए 5-5 दिन तरस जा रहा है। राहुल अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि क्या मुसीबत है इस परिवार के ऊपर, क्या गुजर रही है, ऐसी स्थिति बनने का कारण क्या, बहुत सारे सवाल उसके मन में उठने लगते हैं। दोस्तों राहुल की उम्र भी लगभग 28-30 साल के आसपास थी, अविवाहित था, शादीशुदा वो भी नहीं था, अभी नई नई नौकरी लगी थी, 5-6 साल के आसपास नौकरी लगे हुआ था। राहुल दोनों बिस्किट उठाता है और उठा करके उस लड़के को दे देता है और कहता है कि बेटा तुम खा लो, मैं ऐसे ही पानी पी लूंगा, मैं घर से खाना पीना खा करके आया था, मुझे भूख नहीं है। दोस्तों वो लड़का बिस्किट उठा लेता है और बड़े चाव से खाने लगता है। राहुल पानी तो पी लेता है, मन ही मन सोचने लगता है कि यार इसके लिए कुछ मदद करना चाहिए। पूरे मकान की गणना वगैरह सब कुछ जो नक्शा वगैरह होता है सब बना लेता है और बनाने के बाद चलने से पहले आशा देवी से पूछता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ क्या। तो आशा देवी कहती हैं कि हाँ सर पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल कहता है कि एक बात बताइए, आपके साथ ये सारी घटना घटी कैसे और ये अपनी स्थिति के बारे में मुझे कुछ बताइए। ये बात सुन करके जो आशा देवी थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बताती है कि मेरे पति शहर में नौकरी करते थे, जो कि वेल्डिंग वेल्डिंग का काम करते थे। दोस्तों बताते हैं कि एक दिन उसको करंट लग गया, जहाँ से उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। तब ये जो इसका लड़का था लगभग 2-2.5 साल के आसपास था, ये भी नहीं पहचान पाता था कि इसका पिता कौन है। आज भी इसे पता ही नहीं चल पाता कि इसका बाप कौन है। उसके बाद दोस्तों बताती है कि जब हमारे पति के साथ ऐसा हादसा हो गया तो हमारे ससुराल वाले जो थे, ना तो खेती है ना बाड़ी है, मेहनत मजदूरी करके घर का गुजर बसर चलता है। कभी कभी हम भी काम पर चले जाते हैं, लेकिन जब काम पर जाते हैं तो लोग मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। इस वजह से हम उतना ही काम पर जाते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है और सबके यहाँ जाते भी नहीं। किसी के खेत में कुछ काम हुआ, निराई गुड़ाई का काम हुआ तो यही सब करने जाते हैं, बाकी विशेष काम हम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम काम पर जाने लगते हैं तो मेरी सास भी हमें दुनिया भर के शब्दों से ताने देने लगती है, कहती है कि अभी ये जवान है, काम करने नहीं जाती, काम के बहाने कुछ और करने जाती है। मेरी सास भी ऐसा-ऐसा बोलती है। जब मेरे घर के ही लोग बोलते हैं तो गाँव समाज के लोग बोलेंगे ही। दोस्तों राहुल सारी बात सुन रहा होता है, तो राहुल कहता है कि तुम्हारे मायके वाले तुम्हारी मदद नहीं करते क्या? तो कहती है मेरे मायके वाले भी ऐसी ही हालत के हैं, वो भी बहुत गरीब हैं। क्योंकि अगर गरीब नहीं होते तो हो सकता है कि मेरी शादी कहीं अच्छे घर में होती, लेकिन मेरी किस्मत में शायद यही सब लिखा था। दोस्तों बहुत देर तक बात होती है, तो राहुल कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ ये ईश्वर के हाथ में है, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं या आप क्या कर सकती हो। आपके नसीब में शायद यही सब लिखा था तो आप काट रही हो, लेकिन मैं आपका थोड़ी-सी मदद करना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। तो वो कहती है कि नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अपनी स्थिति में जैसे भी हूँ ठीक हूँ। अगर आप थोड़ी-सी मदद करोगे तो कल के गाँव के लोग, मेरी सास सब यही कहेंगे कि जो जनगणना करने वाले आए थे, उसके साथ इसका कोई चक्कर चलने लगा है। क्योंकि मैं ये ताने सुन-सुन कर के मेरे जो कान हैं वो पूरी तरीके से पक चुके हैं और मैं नहीं सुनना चाहती और ना ही मेरे सुनने की क्षमता बची हुई है। क्योंकि पति के जाने के 1 साल बाद से ही सब लांछन मेरे ऊपर लगने लगा है। जबकि सत्यता ये है कि आज तक मैंने कभी किसी पराये पुरुष के बारे में सोचा ही नहीं। राहुल कहता है कि मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूँ, तुम्हारी स्थिति को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो एक छोटा-सा बेटा है, बड़ा भोला है, बहुत प्यारा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन इस बेटे के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, जो आपको उचित लगे। अगले दिन दोस्तों जो राहुल था, वह वापस फिर उसी गाँव आता है और एक गाड़ी से आता है। गाड़ी में बहुत सारा सामान लेकर के आता है। सामान इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते, कम से कम बीसों हज़ार रुपए का सामान लेकर के आता है। चारपाई होती है, बिस्तर होता है, बच्चे के लिए खाने-पीने का सामान होता है, नमकीन बिस्किट होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकर के आता है और जब गाड़ी उसके घर के सामने आकर के रुकती है, आशा देवी देख कर के भौचक्की रह जाती है और कहती कि इतना सारा सामान। वो लेने से मना करने लगती हैं, कहती हैं नहीं हम इतना सामान नहीं ले सकते, नहीं तो गाँव में बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी बुराई होगी।
तो कहते हैं कि जिसको जो कहना हो मेरे सामने कहे, मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ, मैं इस नियत से नहीं मदद कर रहा हूँ कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता है। सिर्फ रिश्ता है तो एक मानवता का रिश्ता है, एक इंसान होने के नाते जो सामाजिक ज़िम्मेदारी बनती है, वो मैं निभा रहा हूँ। लेकिन आपके जो प्रधान हैं, उनको भी थोड़ा बहुत ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। आपको कहीं छोटा-मोटा काम दिला दें, कम से कम कॉलोनी दिला दें। वो कहते हैं कॉलोनी एक बार आई थी, लेकिन वो किसी ने कटवा दिया, कॉलोनी मिली नहीं, दोबारा प्रधान के पास बहुत बार गई, लेकिन वो सुने ही नहीं, बोले कि चलो ठीक है, दोबारा करवा दिया हूँ, आएगी तो मिल जाएगी। दोस्तों वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे करके गाड़ी से सामान उतरने लगता है। पूरी गाड़ी भरी होती है सामान से, एक छोटा पिकअप होता है, उसी से सामान आया रहता है। जैसे ही गाँव में पिकअप आकर के रुकती है, गाँव के 2-4 महिलाएँ, 2-4 लड़के, बूढ़े-बुजुर्ग सब देखने लगते हैं कि यार आशा देवी के यहाँ कौन आ गया, इतना सामान लेकर के आया। जब उस गाड़ी से राहुल उतरता है तो गाँव के लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि उस गाँव का पूरा मकान गणना उसी ने किया था। सबको लगा कि ये तो अध्यापक महोदय हैं, ऐसी क्या मेहरबानी हो गई इनके ऊपर कि कल ही मकान गणना करने आए थे और आज इतना भारा सारा सामान लेकर के आ गए। मन ही मन लोगों के मन में बहुत सारी बातें चलने लगती। दुनिया भर के लोग बात कर रहे थे कि कहीं न कहीं कुछ चक्कर इसके साथ चला दी, देखो कैसे फँसा लिया मास्टरवा को। रात भर में ही सारा काम बदल गया, पूरा पासा पलट गया कि इतना सारा सामान लेकर के आया। सामान उतर ही रहा होता है कि तभी राहुल के नंबर पर उसका एक दोस्त होता है, फ़ोन करता है और कहता है कि यार जल्दी-जल्दी काम निपटा लो, हम लोगों को घूमने चलना है खाटू श्याम। तो कहता है कि हाँ, चलना तो है ही है। तो कहता है कि गाड़ी से चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ट्रेन-वरेन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, या तो एसी का टिकट कराओ और अपनी गाड़ी रहेगी तो जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेंगे, बालाजी भी हो लेंगे। तो कहता है कि चलो ठीक है, गाड़ी से ही चलेंगे। राहुल के पास अपनी खुद की गाड़ी भी थी। उसके बाद दोस्तों ये सारी कहानी सुन रही होती है आशा देवी बैठ के। जब राहुल पूरा सामान उतरवा देता है और जाने लगता है, तो आशा देवी राहुल से कहती है कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किए, मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी, लेकिन मैं आपका एक एहसान और लेना चाहती हूँ। तो राहुल कहता है कि बताइए ऐसा कौन-सा एहसान है? एहसान की कोई बात नहीं है, अगर मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो कहती है कि मेरे पति का एक छोटी-सी मान्यता थी, मन्नत माँगे थे, जब मेरा बेटा पेट में था। तो बोले थे कि हमारा बेटा सकुशल हो जाएगा, मेरी पत्नी सकुशल रहेगी, तो मैं खाटू श्याम दर्शन करने आऊँगा। लेकिन वो रहे नहीं इस दुनिया में, उनकी जो मन्नत है वो अधूरी रह गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम चल रहे हो तो मुझे भी साथ में ले चलो, क्योंकि ना मेरे परिवार का कोई ले जाएगा, ना मेरे ससुराल का। जो मेरी मन्नत है मेरे पति की अधूरी रह जाएगी। उनके जाने के बाद अभी भी अधूरी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उनके जाने के बाद पूरी हो जाए। तो राहुल कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल परसों में बताऊँगा। प्रोग्राम थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा या फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहती है कि अगर कोई दिक्कत हो तो फिर रहने दो, बाद में देखा जाएगा। तो कहता है ठीक है, 2 दिन का समय दो, अभी तो जानने का कोई प्रोग्राम है नहीं, जाऊँगा जब तक ये पूरा कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक तो जाना होगा नहीं, उसके बाद ही जाऊँगा। वो कहती है कि ठीक है। दोस्तों राहुल अपना नंबर देता है और कहता है कि ठीक है, और अब आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं तुम्हें फ़ोन करके सारी चीज़ें 2 दिन बाद बता दूँगा। तब तक मैं जो जनगणना वाला कार्यक्रम है इसको निपटा लेता हूँ, फाइल ले जाकर के जमा कर देता हूँ, थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँ तो फिर चलेंगे ज़रूर, क्योंकि गर्मी का महीना है, साल में एक बार हम लोग कहीं न कहीं दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों राहुल अपना सारा काम निपटाता है, फाइल को ले जाकर के जो उसके सीनियर होते हैं उनको ले जाकर के दे देता है, जमा कर देता है। उसके बाद 2 दिन बाद लगभग 7-8 बजे के आस-पास का शाम का समय रहा होगा, फ़ोन करता है आशा के पास और कहता है कि देखो, हमारा जो प्रोग्राम है वो बन गया है, अब मैं अपने दोस्तों को नहीं ले चलूँगा, गाड़ी से केवल हम और तुम और ये बेटा आपका चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। तो कहती है कि गाँव समाज के लोग क्या कहेंगे? तो कहता है कोई गलत थोड़ी करने जा रहे हैं, गाँव समाज क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा? गाँव में नहीं, तुम बाहर कहीं मिल लेना, तुम्हें ले चलेंगे। वो कहती कि ठीक। दोस्तों ये लोग पूरी तैयारी बना लेते हैं। आशा देवी घर का जो बाहर सामान-वामान रखी रहती है, अपने अंदर रख कर के, कच्चा घर था उसमें ताला लगा लेती है और बेटे को तैयार तैयार कर लेती है, उसमें उसके कुछ कपड़े वगैरह बैग में रख लेती है और अपने कपड़े रख लेती है। उसके बाद दोस्तों शाम के लगभग 6 बजे के आसपास एक थैले में को लेकर के घर से बाहर निकलती। गाँव के लोग देख रहे थे कि आसात जा कहाँ रही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के साथ भाग रही है। दुनिया भर की बातें गाँव के लोग मन ही मन सोच रहे होते हैं। अचानक कार आकर के रुकती है। उसके बाद दोस्तों उसमें आशा देवी बैठती है। गाँव का एक व्यक्ति बैठते हुए देख लेता है और राहुल को पहचान लेता है कि ये तो वही मास्टर साहब हैं, जो सामान लेकर के 2 दिन पहले आए थे।
उसके बाद दोस्तों आशा देवी, राहुल और उसका बेटा तीनों खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकल लेते हैं। इधर पूरे गांव में हू हल्ला हो जाता है कि आशा देवी, राहुल जो आता था गांव में जनगणना करने, उसके साथ भाग गई। उसके ससुराल वाले थाने पहुंच जाते हैं, वहां पर एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन पड़ जाती है, अब पुलिस छानबीन करने लगती है। उसके बाद दोस्तों ये लोग दबाव बनाने लगते हैं कि एप्लीकेशन है, एफआईआर दर्ज कीजिए। तो कहते हैं कि बिना जांच के एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा, पहले एप्लीकेशन पड़ी है, तफ्तीश करूंगा, पूरी इंक्वायरी करूंगा, जो सच्चाई होगी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस आशा का नंबर लेता है और राहुल का भी नंबर लेता है। राहुल के पास भी फ़ोन करता है और आशा के पास भी फ़ोन करती है। आशा से कहती है कि एक बात बताओ, तुम हो कहाँ? तो कहती है कि मैं तो खाटू श्याम दर्शन करने आई हूँ। तो पुलिस कहती है कि तुम्हारे सास ससुर आए हैं और एप्लीकेशन दे करके गए कि तुम किसी टीचर के साथ भाग गई हो। तो कहती है कि हाँ, मैं टीचर के साथ ही आई हूँ, लेकिन भाग करके नहीं आई हूँ। मेरे पति की एक मन्नत थी, वही मैं पूरा करने आई हूँ, जो कि दर्शन माने थे जब मेरा बेटा पेट में था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले भी नहीं मेरी मन्नत पूरी की और ना ही मेरे मायके वाले। उस दिन ये आए थे मेरे यहाँ जनगणना करने और ये बात किए, तो मैं इनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करी कि आप जा ही रहे तो मुझ गरीब बेसहारा को भी लिए चलो, ये बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा चलो मैं चल ही रहा हूँ, मेरी गाड़ी है, तुम चलो साथ में, क्या दिक्कत है? तो मैं दर्शन करने आई हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगी। तो कहते हैं नहीं, जल्दी आ जाओ, नहीं तो मजबूरन हमें एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। तो आशा परेशान हो जाती है। तो आशा कहती है कि आप एफआईआर मत दर्ज करिए, आप जो भी और जाँच करनी है, जिस भी तरीके से करनी है आप करिए। तो 2-3 दिन बाद दर्शन करके आऊँगी, तो उसके बाद जो है आपको जो समझ में आएगा वो करिएगा। राहुल भी बहुत परेशान हो जाता है जब उसके पास फ़ोन आता है। राहुल को लगा कैसे गाँव के लोग हैं, कितने निकृष्ट सोच है, कितनी घटिया सोच है। क्या विधवा को जीने का अधिकार नहीं है? क्या एक विधवा होना नई उम्र में इतना बड़ा अभिशाप बन गया कि किसी के साथ कहीं भी जाए तो क्या सिर्फ़ गलत रिश्ते से जाए? दोस्तों ये लोग जो है दर्शन करके वापस आते हैं। इस बीच ना तो आशा के साथ कुछ गलत हुआ, ना ही जो राहुल थे उन्होंने आशा के साथ गलत करने का प्रयास किया। दोनों एक अच्छे रिश्ते को निभाते हुए दर्शन करते हैं। खाटू श्याम से बालाजी जाते हैं, वहाँ दर्शन करके दोस्तों ये वापस आते हैं। जैसे ही वापस आते हैं, पुलिस इन दोनों को थाने बुलाती है। ये लोग थाने पहुँचते हैं अगले दिन। ससुराल वाले भी सारे पहुँचते, गाँव के 4-6 लोग पहुँचते, जो कि गवाही में थे कि हाँ, हमने जाते हुए देखा। तो राहुल कहता है कि मैं तो साफ-साफ कह रहा हूँ, गवाही की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी कह रही है कि हाँ, हम लोग घूमने गए थे। आप कोई और जाँच करना चाहो तो अपने तरीके से करो। सास जो आशा की थी बहुत गंदी-गंदी गालियाँ दे रही थी, उल्टा-सीधा बोल रही थी कि तू तो ऐसी है, वैसी, मेरी नाक कटवा रही है, किसी भी के साथ कहीं घूमने चली जा रही है, तुझे इज़्ज़त शर्म की कोई परवाह है ही नहीं है, दुनिया भर की बातें कर रही थी। आशा को बहुत गुस्सा आता है। आशा कहती है कि जब से मेरा पति गया है, आज तक मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि मेरे और मेरे बेटे या किसी के ऊपर समाज कोई उँगली उठाए। बाकी अगर कोई अंधा है, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, आँख मूंद करके लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो लगाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। दोस्तों धीरे-धीरे करके जो बात थी राहुल के घर पहुँच जाती है, राहुल के पिता को पता चलता है। वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर दिए? गाँव समाज में कितनी बेइज़्ज़ती हो रही, बुराई हो रही, कोई शादी-विवाह के लिए नहीं आएगा, लोग कहेंगे कि विधवा के साथ इसका अफ़ेयर चल रहा है, कनेक्शन है। राहुल कहता है कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, संस्कार आपके हैं, जब आप कहीं कभी गलत नहीं थे, तो मैं कैसे हो सकता हूँ? बस ये है कि मैंने उसकी मजबूरी देखी, समझी और उसकी मजबूरी में मदद करने का प्रयास किया। मैं उसके घर गया, देखा उसके घर में खाने-पीने की व्यवस्था नहीं थी, आपसे सारी बात बताया। आप ही ने कहा था कि जाओ उसकी मदद करो, तो मैं गया। अगर आपका थोड़ा बहुत सहयोग नहीं मिलता तो मैं कैसे करता? बिना आपकी परमिशन के कोई गलत काम किया नहीं। जाने से पहले भी आपसे पूछा तो आपने कहा कि हाँ ठीक है, ले जाइए। लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी, हमने भी नहीं सोचा था, ना आपने सोचा था। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उसके पिताजी दोस्तों थाने पहुँचते हैं राहुल के और थानेदार से कहते हैं कि देखो, जो चीज़ें मेरे बेटे ने नहीं की है, उस पर अनावश्यक इल्ज़ाम मत लगाइए। लेकिन गाँव वाले थे कि दबाव बनाए जा रहे थे कि इसको लेकर के गए थे, 5-6 दिन रहे थे, पता नहीं क्या-क्या हुआ होगा। इसका धर्म पूरी तरीके से नष्ट कर दिए, इसके साथ गलत किए, या तो ये इसके साथ शादी करे, तभी हम लोग जो है मानेंगे, नहीं तो इसके ऊपर एफआईआर करें और केस करें। दोस्तों पूरा गाँव जम जाता है। अब राहुल भी परेशान हो जाता है, उनके पिता भी परेशान हो जाते हैं, आशा देवी भी परेशान हो जाती है। आशा कहती है कि देखो, मैं शादी ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करूँगी। राहुल पुलिस वालों से कहता है कि देखो, मैं गाँव के दबाव में आकर के शादी नहीं करूँगा। यदि आशा देवी मुझे चाहती है, मुझसे प्रेम करती हैं, तो मैं आशा देवी की खुशी के लिए इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। यदि ये कहेंगी तो, यदि और दूसरा कोई कहे, गाँव का व्यक्ति कहे, इसके सास-ससुर कहें,
या आप कहो तो मैं शादी कतई नहीं करूँगा। आपको जो केस करना है मेरे ऊपर लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आशा देवी को लगा कि अच्छी खासी नौकरी इसकी चली जाएगी, इससे बेहतर है कि क्यों ना हम ही स्वीकार कर लें। आशा देवी राहुल से कहती है कि राहुल, सच बताऊं तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा व्यवहार भी बहुत अच्छा है। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राहुल कहता है कि देखो आशा, पसंद तो मैं तुम्हें करता हूँ, बेशक हम दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं, वो अलग की बात है, लेकिन जो तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारा स्वभाव है, बहुत अच्छा है। ना ही तुम्हारे गाँव के लोग तुमको पहचान पाए, ना तुम्हारे ससुराल के लोग, क्योंकि ये लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत गंदी है। ये अच्छे इंसान नहीं है और अच्छे लोगों की परख भी इनके अंदर नहीं है। लेकिन मैं तुमको जब पहले दिन देखा था समझ गया था, तुम परिस्थितियों से लड़ सकती हो लेकिन कभी अपनी इज्जत और स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती हो। यही सब कारण है कि तुम मुझे अच्छी लगी और मैं तुम्हें वहाँ तक घुमाने भी ले गया। दोस्तों अब दोनों एक दूसरे के सामने जो है बहुत सारी बातें करने लगते हैं। पुलिस प्रशासन वहीं पर बैठी होती है। पुलिस भी समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। वहीं पर सुलह समझौता होता है, दोनों पति पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर मंदिर होती है, मंदिर में इनका पंडित बुला करके शादी विवाह हो जाता है और आशा राहुल दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। राहुल आशा के बेटे को बेटे की तरह स्वीकार कर लेता है। राहुल के पिता भी बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि बेटा शादी तो होना ही था, ये लड़की नहीं सही कोई और, इससे अच्छा है कि तुमने किसी का उजड़ा हुआ घर बसा दिया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है। राहुल के पिता अपनी बहू आशा को और अपने बेटे को लेकर के अपने घर चले जाते हैं और जो गांव के लोग होते हैं मुंह लटकाए हुए वापस चले जाते हैं। दरअसल गांव के लोगों की जो मानसिकता थी वो ये थी कि जो मास्टर साहब हैं इनके ऊपर झूठा केस लगाया जाए, सुलह समझौता कराया जाएगा तो उसके एवज में मोटी रकम मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें हो नहीं पाई। क्या दोस्तों विधवा को जीने का अधिकार नहीं है समाज में? वो अपने तरीके से जी नहीं सकती? विधवा हो गई तो क्या कहीं घूमने नहीं जा सकती? या कहीं जाए तो लोग उसके ऊपर सिर्फ गलत टिप्पणी करें? समाज हमारा किस ओर जा रहा है, लोगों की मानसिकताएं कहाँ जा रही है, बड़ी सोचने वाली बात है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूंगा। अनूप साहू, शिव कुमार पासवान, असलम खान राजस्थान से, मोहम्मद दनवारुल हक कोलकाता से, दीनदयाल सिंह, पदम सिंह, विनोद जैन बीकानेर से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, चंद्रशेखर दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, गोपाल रावत मोनिका देवी झारखंड से, सैफ अली सऊदी अरब से, कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, उमेंद्र नाथ पांडे, रामानुज पांडे धनबाद झारखंड से, अनिल कुमार समस्तीपुर बिहार से, प्रदीप कुमार रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।